नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूएस की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आरोप लगे हैं अदानी ग्रुप के ऊपर। ये अभी एलिगेशंस हैं, अभी प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन एलिगेशंस ऐसे हैं जिसमें कि 2029 करोड़ की ब्राइब का दावा किया गया है। और एलिगेशन अमेरिका की ओर से है, लेकिन भूचाल भारत में मिला हुआ है। सवाल ये कि अडानी ग्रुप पर लगे इन आरोपों की हकीकत क्या है, और अडानी ग्रुप बार बार इस तरह के विवादों के केंद्र में क्यों आ रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है तो आरोप लगते हैं, और उसके बाद शेयर मार्केट पे असर पड़ता है। उसके कुछ वक्त बीतता है, फिर अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां से एक इंडाइटमेंट होता है, और उसके बाद फिर असर शेयर मार्केट पे आता है। मेरे साथ बात करने के लिए अनूप प्रकाश जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं। और अनूप का जो अनुभव है, जो अनूप की पास जो नॉलेज है, वो सबसे अहम बात है उसमें लीगल के साथ में जो आर्थिक पहलू हैं और उससे जुड़े हुए जो कानून हैं, उनकी भी अनूप को गहन जानकारी है। अनूप, पहला सवाल आपसे कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है जब मेरे सामने ये अखबार पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूं। अखबारों के पन्नों में जब आपने ये हेडलाइन देखी अनूप की, अदानी ग्रुप एक बार फिर से विवादों के केंद्र में है, और दुनिया की सबसे बड़ी सोलर डील को लेकर के अमेरिका की ओर से अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बाकायदा इंडाइक्ट कर दिया है। इस मामले की हकीकत आपकी नजर में क्या है अनूप? अभिषेक, मैं कहूंगा डेमोक्रेट्स जा रहे हैं, बट जाते जाते मीठा मीठा गम देते हुए जा रहे हैं। हम्म। हमारे भारत में जो जीरो एमिशन का टारगेट है वो 2070 का है। और जीरो पीछे आप इमिशन, आप ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं आप? क्लीन एनर्जी टूड मतलब जीरो एमिशन, यानी कि हम किसी भी तरीके के फॉसिल फ्यूल का उपयोग नहीं करेंगे। हम ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे इस तरीके का फ्यूल जला करके। वो टारगेट हमारा 2070 का है, काफी बात का है। और बाकी जगहों पे ग्रीन एनर्जी का काफी पहले का टारगेट। अब यहाँ पे जो पेच आ रहा है, बिकॉज मैंने हाइडेनबर्ग रिपोर्ट को भी बड़ा क्लोजली फॉलो किया था। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई भी आगे कार्रवाई करने से मना किया। और अभी जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, और अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, इनकी तरफ से जो अडानी के ऊपर अभी इमीडिएट आरोप लगे हैं, और पता चल रहा है कि उन्होंने अरेस्ट वारंट वगैरह भी इशू कर दिया है। उसके पीछे का जो मैं पर्सपेक्टिव देखता हूँ, तो मैं सीधे यूक्रेन और रशिया वार की तरफ मेरा मन चला जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल अभी अभी फायर हुई है, और उससे पहले यूएस के वेपन फायर हुए थे रशिया के अंदर काफी डीप। और आज एक और बड़ी फायरिंग आपके तो इसको एक्सप्लेन डिस्कशन के। कीजिएगा, ये बड़ा दिलचस्प है ये जो आप कह रहे हैं कि ये मामला आपको रसिया यूक्रेन की ओर आपका जहन जा रहा है। अब ये सबकी दिलचस्पी का विषय है कि अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अदानी को इंडाइक्ट करती है, दुनिया की सबसे बड़ी सोलर डील का मामला है, और आप रसिया यूक्रेन की बात कर रहे हैं। ये क्या है अंदर की कहानी? ये है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। और पिछले 2.5 सालों में जो फॉरेन एक्सचेंज में बचत है वो करीब करीब $30 बिलियन से ज्यादा की है। 30 बिलियन डॉलर? और हाँ, जो बचत हुई है रशा का तेल खरीद करके। और भारत किसी भी दबाव में नहीं आ रहा है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो वहां से गैस भी ले रहे हैं। और आपको ये भी ध्यान होगा, जब रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी थी, उस टाइम में जो इंटरनेशनल एनर्जी आई एजेंसी है, उसका कहना था कि एनर्जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी आने जा रहा है। तो अभी जो इशू है कि जो फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने का, अब हमारे भारत में जो अडानी ग्रुप है वो ग्रीन एनर्जी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और वो आगे आकर के चलने वाले ग्लोबल प्लेयर्स भी हैं। तो एक तरीके से भारत को साधा कैसे जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि डेमोक्रेट्स हमेशा कहते रहे हैं, और अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट वहां पे डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनको माना जाता है कि मोदी और उनके बीच में काफी अच्छी नजदीकी है, ही इज अ फ्रेंड। अब अगर गौतम अदानी के बारे में भी जो परसेप्शन है कि वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के काफी नजदीक रहे हैं, तो कैसे दबाव में लाया जाए भारतीय परिदृश्य में जो भी मेन प्लेयर्स हैं उनको, इन कंटेक्स्ट ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स।
आप तो एक बात मैं ये कह रहे हैं अनूप, अभी जो आपने बात कही, मैं आपको, चूंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं, तो जो मुझे बात लगती है कि पब्लिक की समझ वाली बात है, वहां मैं आपको बीच में रोकता हूं। आपने बड़ी बात कही, आपने $30 बिलियन की बचत की बात कही। और ये हम सब जानते हैं कि जब भारत रूस से, जब ये ऑयल की डील चल रही थी, तो अमेरिका का प्रेशर कितना ज्यादा था। उसके बाद इस प्रेशर को दरकिनार करके भारत ने उस डील को पूरा किया। तो ये आप जो कह रहे थे शुरू में, डेमोक्रेट जाते जाते ये काम कर रहे हैं, तो ये क्या, ये रसिया के साथ में जो भारत की डील है, क्या ये उसके, उसका एक तरह से कह सकते हैं कि ये उसका बदला शब्द, पता नहीं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कितना सही होगा, लेकिन क्या ये उसी का नतीजा है कि ये चीजें हो रही हैं? मैं इसको इंटरनेशनल इकोनॉमिक वारफेयर कहूंगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक वॉरफेयर। अब सीधे सीधे आप लड़ नहीं सकते, तो आपने एक अमेरिकन एजेंसी को, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उनको वो लगाया और एक ऐसे कानून का उपयोग किया जो अडानी के ऊपर लागू ही नहीं होता। अडानी मैं वो पर भी लागू, एक मिनट रुकिएगा 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 रुकिएगा, आप कह रहे हैं अडानी पे लागू नहीं होता, ये समझाइए जरा। देखिए, एक अजूर ग्लोबल पावर करके कंपनी थी जो इनके साथ काम करती थी, अडानी के साथ में, और बिल्कुल। उसके न्यूयॉर्क जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पे शेयर ट्रेडिंग करते थे। हम्म। अब अगर आप इनकी जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, इनका जुरिस्डिक्शन देखें, तो उस सिचुएशन में अगर कोई ग्लोबल कारपोरेट जो अमेरिकन सिक्योरिटीज में डील करता है, उसके ऊपर उनका जुरिस्डिक्शन होता है। अब इसके साथ साथ एक सागर अडानी है, जिनके कुछ व्हाट्सएप चैट की वो बात कह रहे हैं कि उसमें कुछ देखा गया और उसमें बड़ा मेटिकुलसली शब्द यूज किया है उन्होंने, सब ब्राइब्स को रिकॉर्ड किया है। तो आप वन वे वो चीज एक पकड़ लेते हैं, अजूर एक ऐसा जिसका आप अडानी से कोई रिश्ता रहा नहीं, और वो विसिल ब्लोअर की कैपेसिटी में आ रहे हैं, और उनके जो एक्स डायरेक्टर्स हैं उन्होंने दूसरी एनर्जी की कंपनी खोल ली है। इनफैक्ट वो कॉम्पिटिटर हैं, आप जो कह रहे हैं वो एक फैक्ट है, इनफैक्ट दे आर कॉम्पिटिटर एज ऑफ नाउ। और और सबसे मजेदार बात यह है कि जो कहा गया है कि अमेरिकन जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे करीब $175 मिलियन अडानीज ने लिए हैं। $175 मिलियन अगर इंडियन रुपीस में हम कहें तो 1500 करोड़ के आसपास होगा, या उसी के आसपास, ज्यादा बहुत छोटा। अब जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं, इस पर्टिकुलर इंडिक्टमेंट के बाद में जो लॉसेस हुए हैं अडानी ग्रुप को, वो करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास है। हम्म। तो हम्म। धीरे, मैं अभिषेक, मैं जो इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट कर रहा हूं वो ये है कि शेयर मार्केट में किसका पैसा होता है? मोस्टली जो इंडियन मिडिल क्लास है, या जाहिर सी जो बात है। ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स जिनको कॉन्फिडेंस है इंडियन इकोनॉमी में, वही पैसा लगाते हैं। बिल्कुल। तो भारत ने बचाया $30 बिलियन 3 साल में ऑलमोस्ट, हम्म। सस्ता तेल खरीद के। और एक छोटी सी स्टेट एक्शन के जरिए नुकसान जो उन्होंने पहुंचाया इंडियन इकोनॉमी को, वो भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। हम्म। 25 बिलियन डॉलर के आसपास का नुकसान हो सकता है, आज वो $30 बिलियन के आसपास का हो रहा हो। हम्म। और इसके अलावे जो इनके इंटरेस्ट हैं फॉरेन में अडानीज के, जैसे कीनिया में ये एक एयरपोर्ट बना रहे थे, वो बिल्कुल। डील इनके हाथ में चली गई, करीब $3 बिलियन की थी। जो हम्म। नॉर्वे का ऑयल फंड है, उसने अडानीज के जो ये एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं उससे पूरा का पूरा अपने को डाइवेस्ट कर लिया है। अडानीज का अमेरिका, वहां पे ऑस्ट्रेलिया में कोल एक्सप्लोरेशन का हम्म। प्रोजेक्ट है, वहां पे भी वो चीजें फेस कर रहे हैं। तो भारत में उस व्यक्ति को हिट किया जाए जो ग्लोबली ग्रीन एनर्जी का पायनियर बनने की कैपेसिटी रखता हो, और जो अडानी ग्रुप की ग्रोथ है पिछले 1 दशक में या उससे पहले जब से वो शुरू हुए हैं, मैं तो स्पेशली 1 दशक ये कहता हूं क्योंकि इस पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उनका रहा है। तो अगर इसी गति से वो बढ़ते रहे कि, तो पूरा का पूरा जो ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मार्केट है उस पे कब्जा करने भर की क्षमता उनकी है। ये आप जो बात तो कह रहे हैं अनूप, इसमें इसमें मैं फिर से यहाँ आपको आपको इस चीज में कनेक्ट करूंगा। आपने ये कहा कि अदानी की जो ग्रोथ है और ग्रीन एनर्जी में ग्लोबल एक तरह से आधिपत्य हो जाएगा, ये जो आप इशारा कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि ये टारगेटिंग है, तो ये इसके पहले जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अनूप, वो रिपोर्ट आती है और वो भी ऐसा होता है, एक बार आती है फिर आती है, उसका असर होता है स्टॉक एक्सचेंज पर, और उसके बाद ये, तो क्या ये सब अडानी एक बहाना है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था निशाने पर है, क्या ये है क्या कहानी? मुझे लगता है कि जो इंडियन पॉलिसी मेकिंग है वो निशाने पे है। पॉलिसी अब मेकिंग। ओके। यस, अगर आपका
2.5 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है 2 दिन में, 3 दिन में या एक हफ्ते में, तो वो पैसा किसको नुकसान हो रहा है? जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा होगा, जिसका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, उन सबको अंदाजा है कि पिछले कुछ दिनों में हर एक आदमी को 50,000 से लेकर के लाखों रुपए तक की चपत लग चुकी है। जो शेयर्स थे एकदम से धड़ाम हुए हैं, म्यूचुअल फंड भी नीचे आया है, पूरा का पूरा मार्केट नीचे आया है कुछ दिनों से। तो अब यदि कंटिन्यूअस नुकसान होता रहा तो भारतीय सरकार को भी पॉलिसी मेकिंग में थोड़ा अपना बैक ट्रैक करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि इम्पैक्ट तो सीधे जो इंडियन आम आदमी है उसके ऊपर हो रहा है। शेयर मार्केट में पैसा लगाता कौन? आप जो हम बता रहे खुद हैं वो मुझे करते वो हैं। मुझे वो 2000। पॉलिसी पैरालिसिस का एक शब्द था, बहुत ही प्रचलित था, पॉलिसी पैरालिसिस। ये क्या उस पॉलिसी पैरालिसिस की ओर ले जाने की कोशिश है? अनूप, एक बात और मुझे समझा दीजिए, बहुत जरूरी है। जो अभी ये एलिगेशंस हैं, कोई प्रूव नहीं हुआ है, और गूगल जैसी कंपनियां भी ऐसे ही एलिगेशंस की शिकार में आ चुकी हैं। तो इस तरह के एलिगेशंस लगाना, अभी प्रूव नहीं हुआ केस, और उसके बाद इस स्केल पर उस एलिगेशंस की रिपोर्ट होना, ये क्या दिखाता है? मैंने आपको गूगल का भी एक एग्जांपल दिया अनूप। अभिषेक, आपने यूएस में सुना होगा प्रेसिडेंट निक्सन का वाटरगेट कांड। बिल्कुल सुना है। वो तो ये जो पत्रकारों से ज्यादा उसको कौन सुनेगा अनूप? क्रिकेट तो कांड को। जी, सो मैं जिस ओर इशारा करना चाह रहा हूं कि ये जो कानून जिसपे अभी उन्होंने अपना जुरिस्डिक्शन बढ़ाया है, उसी टाइम आया था जिसमें यूएस की कंपनियां ग्लोबल लेवल पे तमाम जगह ब्राइबिंग करके गलत तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट लेती थी, क्योंकि उस टाइम में अमेरिका ही एकमात्र मल्टीनेशनल या जो ग्लोबल कॉमर्स का हब था। उस टाइम ना तो चाइना की वैसी स्थिति थी और भारत तो कहीं आता दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता था। 1988 में उसमें अमेंडमेंट हुए, और उस स्थिति में जो विदेशी जो कारपोरेट तत्व हैं उनके ऊपर भी उसका एक्सपेंशन कर दिया गया, अगर वो उनकी सिक्योरिटीज में डील करते हैं या उनसे पैसा लेते हैं। और एक और अमेंड मतलब इस प्रोसेस में उन्होंने एक अपने आप को एक सावरिन कंट्री के ऊपर जुरिस्डिक्शन दे दिया है। तो ये अमेरिका का ग्लोबल जुरिस्डिक्शन है, जो किसी भी संवैधानिक परिभाषा के अंतर्गत आता नहीं है। और आप देखें अभिषेक, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एलिगेशंस हैं कोट अनकोट, वो है भारत में पावर के कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने के लिए दी गई ब्राइब। अब हम्म। मैं अमेरिकन रिपोर्ट्स भी देख रहा था, उनका जो है वो ये कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में पावर के कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए इन्होंने ब्राइबिंग की। इसके अलावे आंध्र प्रदेश में उन्होंने ब्राइबिंग की, करीब 2100 करोड़ के आसपास में देख रहा था, उनका एलिगेशन है, एग्जैक्ट फिगर जो भी होंगे, कि इतनी की उन्होंने ब्राइबिंग की। और सागर अडानी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि मेटिकुलसली हर एक ब्राइब का उन्होंने रिकॉर्ड रखा हुआ है। अगर कोई ऐसा करता है तो क्या रिकॉर्ड मेंटेन करेगा? मेरा ये सवाल है। तो अमेरिका को सब जानकारी है, भारत में प्रोसिक्यूशन भी शुरू नहीं हुआ है। और भारत में बता दो, यहाँ की जो जुडिशरी है या प्रोसिक्यूशन मशीनरी है, वो किसी को छोड़ते नहीं है। ये बहुत स्ट्रांग मशीनरी है। और आप देख रहे होंगे कि कोई चाहे कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, अगर उसकी गलतियां पकड़ी गई हैं तो प्रोसिक्यूट हुए हैं। और अनुप, एक बात हमेशा और मेरी मुझे आखिर में, अनुप, सपोर्ट किया उसको। एक बात और मैं वाइंड अप करूं इस इंटरव्यू, उसके पहले एक बात और समझाइए। बड़ी हैरानी की बात है, चाइनीज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके ऊपर जब ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन था तो हम देखते थे कि ट्रम्प टैरिफ उनके ऊपर थोपते थे, और चाइनीज जो मोनोपोली है उस पर कार्रवाइयां होती थी। अब जब से ये डेमोक्रेट्स आए हैं, चाइनीज की ओर तो देखना ही छोड़ दिया है। इनको इंडियन नजर आते हैं, इनको अडानी नजर आते हैं। ये क्या है? चाइनीज के लिए इतनी रियायत क्यों, और इंडियंस पर इतना निगाह क्यों? इंडियंस ही इनको हमेशा दिखाई पड़ते हैं फॉल्ट लाइन पे। अनूप। अभिषेक, जितने ज्यादा रोड़े अभी की सरकार अटका सकती है अगली अमेरिकन जो सरकार आ रही है उसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, वो सब वो काम कर रहे हैं। हम्म। अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इंडिकेट किया था कि भारत के साथ उनके बेहतर रिश्ते होंगे। ऐसी बात। हालांकि वो अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है उसका अनुपालन करेंगे, बट ग्लोबली एक परसेप्शन जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। तो, और उस पर्सपेक्टिव में यह भी माना जा रहा है कि अगर ट्रंप प्रशासन आएगा तो भारतीय इंडियन कॉमर्स, हम्म। उसकी ग्रोथ भी काफी तेजी से होगी। हम्म। और एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, बहुत सारी और इश्यूज की वजह से
क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना तय है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें जाना ही है। और वो जो परिक्षेत्र है, वो रशिया यूक्रेन वार के पीछे का पर्सपेक्टिव है, वही जो परिक्षेत्र है वो अभी जो ग्लोबल ट्रेड को ग्रोथ देने वाला नया कमर्शियल इंजन होएगा, उसका भी वो पर्सपेक्टिव है। तो उन सभी चीजों में प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतनी बाधाएं खड़ी की जाएं कि वो परेशान हो जाएं, और इंडिया जो अभी तक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बना के लेके जा रहा है, उसके ऊपर इंडियन मिडिल क्लास का भी प्रेशर आवे, क्योंकि वो तुरंत सीधा नुकसान उठा रहे हैं शेयर मार्केट में हुई गिरावट का। और जो इंडियन इंडस्ट्रियल टाइकून्स हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की गति और दिशा और हम्म। भारत में एम्प्लॉयमेंट और प्रोग्रेस को, ग्रोथ को डिटरमिन करते हैं, उनके ऊपर भी एक आया जाए कि कुछ ऐसी पॉलिसी बनाओ जिससे हमें परेशानी ना हो। तो आखिरी तो सवाल मुझे अनूप, लास्ट में ये ये आप। हाँ, ये बड़े बड़े डिफरेंट किस्म की ग्लोबल कूटनीति मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल जो अनूप, अभी इस मुद्दे पर इसके कई सारे पहलू हैं, हम आपसे आगे बात करेंगे। खत्म करने से पहले ये बता दीजिए, भारत में बड़ा चर्चा होती है संयोग या प्रयोग। तो बाइडेन के जाते जाते ये जो अटैक हुआ है, ये संयोग है या प्रयोग, क्या है ये? प्रयोग है, संयोग प्रयोग है, बिल्कुल भी नहीं। सोचा बिल्कुल समझा प्रयोग है। प्रयोग है। ये इसलिए है कि आप उसको सीधे सीधे जो आईसीबीएम गिरा है, या रशिया के शब्दों में उन्होंने मध्यम दूरी की कोई मिसाइल फायर की है, इंटर कॉन्टिनेंटल उस बैलिस्टिक मिसाइल की आप बात कर रहे हैं, आईसीबीएम? वो आईसी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका के शब्दों में फायर हुई है। हम्म रूस ने कहा है कि हमने मध्यम रेंज की मिसाइल फायर की है। और हम्म। बेसिकली यूएस ने अ, जो अभी अडानी के ऊपर हमला किया है, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है आईसीबीएम के अटैक का। ये इकोनॉमिक आईसीबीएम का अटैक है भारतीय अर्थव्यवस्था पे। बहुत शुक्रिया अनूप, हमसे बात करने के लिए। अनूप प्रकाश अवस्थी, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। और अनूप जो बातें कह रहे हैं वो एग्जैक्टली एकदम ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसके बारे में सोचना, जो बातें अपने आप में सोचने के लिए खुराक देती हैं कि आखिरकार ये टाइमिंग क्या है, ये चॉइस क्या है, और जो फैक्ट ऑफ द केस है उसके मद्देनजर इस एक्शन की अहमियत क्या है, इसके पीछे का एजेंडा क्या है। बहुत धन्यवाद अनूप, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद अभिषेक।